नमस्कार, द वायर हिंदी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव महज 10 दिन दूर रह गए हैं और इस समय प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। ऐसे में कई बार हमारे पास इस डिजिटल युग में हमारे पास बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन इस तरीके के शक्ल में पहुंचते हैं कि वो हो सकता है वो विज्ञापन की शक्ल में पहुंचे, पर वो होती मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन या गलत या भ्रामक सूचनाएं। भ्रामक सूचनाओं से बचने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि बिग टेक कंपनीज़ यानी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को विनियमित रहने या रेगुलेशन के लिए मजबूर करती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर उंगली उठाती हैं। ऐसी ही डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाली एक संस्था है एक्सेस नाउ। एक्सेस नाउ ने पिछले दिनों एक ऐसी ही रिपोर्ट जारी की जिसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं जो कि देश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। एक्सेस नाउ की रिपोर्ट कहती है कि यूट्यूब ने कुछ इस तरीके के ऐड लिए जो कि उनकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, जो कि उनकी जो चुनावों को लेकर पॉलिसी है, उसका उल्लंघन करते थे। बावजूद इसके उन्होंने वो विज्ञापन जो थे वो स्वीकार किए। ये क्या मसला है? ये कैसे भारत की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा? कैसे जो गलत सूचनाएं जिसका जिक्र लगातार निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, उनसे बचने की अपील भी कर रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में कितना ज़रूरी है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमनजीत सिंह चीमा जी, जो कि एशिया पैसिफिक पॉलिसी डायरेक्टरी हैं एक्सेस नाउ में। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक्सेस नाउ के साथ ही जो इनके साथी थे, सहभागी थे, सहयोगी थे, वो थे ग्लोबल विटनेस, जो कि लंदन में बेस्ड डिजिटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली एक संस्था है, जो इसमें इस रिपोर्ट को लिखने में इनके सहभागी थे। सर, पहला सवाल मेरा जो ये है वो यही है कि जो आपने एड्स दिए थे, जो आपने बताया है अपनी रिपोर्ट में कि आपने 48 ऐड थे जो यूट्यूब को दिए थे और वो डिसइन्फॉर्मेशन थी जिसे उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इस बारे में हमें विस्तार से बताइए। हाँ जी, हमने एक संयुक्त जांच किया ग्लोबल विटनेस के साथ में जिसमें हमने 48 एड्स टोटल 16 इंग्लिश में, 16 तेलुगु में और 16 हिंदी में लोड किए। मतलब ये हमने पब्लिकेशन रिव्यू में डाला यूट्यूब में, जिसमें बहुत ब्लेटेंट तरह के डिसइन्फॉर्मेशन, झूठ वहाँ पे था। जैसे वोटिंग एज इंक्रीज़ हो गया था, या ये हमने यहाँ पे डाला कि वोटिंग एज जिनका 50 से अबव था उनका वोट डबल काउंट होगा। बहुत ऑब्वियस तरह से का झूठ हमने लोड किया देखने के लिए कि क्या यूट्यूब उनको रिव्यू करेगा और नहीं एक्सेप्ट करेगा। हमारा इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन था कि हो सकता है थोड़े से ऐड एक्सेप्ट हो या मे बी 50% एक्सेप्ट हो, पर हम हैरान हो गए कि जो सारे एड्स थे सब एक्सेप्ट हो गए यूट्यूब से। वो पब्लिकेशन के लिए वो एड्स पब्लिश नहीं हुए क्योंकि हमने उनको बाद के लिए लाइव करने के लिए रखा था। हाँ जी, विड्रॉ किया था ताकि वो लाइव नहीं जाए, नुकसान नहीं करे। पर जो ये एड्स थे जिसमें बिल्कुल 100% डिसइन्फॉर्मेशन था, वो 100% एक्सेप्ट हो गए यूट्यूब से। यूट्यूब ने एक भी ऐड को ब्लॉक नहीं किया इनिशियल रिव्यू में। जी, जैसा आपने बताया कि इसमें डिसइन्फॉर्मेशन थी, किस तरह की डिसइन्फॉर्मेशन थी? क्या वो इस तरह की डिसइन्फॉर्मेशन थी जो अपना यूट्यूब का जो अपना चेक एंड बैलेंस या जो भी वो रिव्यू प्रोसेस होती होगी, क्या उसमें वो आ सकता था? बिल्कुल। जैसा वो दावा करते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा रिव्यू प्रोसेस जो है वो स्ट्रिक्ट है और वो लोग हर इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपको पता होगा कि कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि इंडिया में जो वोटिंग एज है 18 है। 18 से 19 तो नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, पर ऐसे हमने एक ऐसे ऐड लोड किया, वो एक्सेप्ट हो गया। एक और भी सबको पता है इंडिया में कि जैसे आपके सीनियर सिटीजन हो, एज 50 या 60 के अबव हो, उनका वोट क्या डबल तो काउंट नहीं होगा, पर फिर भी यूट्यूब ने इस ऐड को एक्सेप्ट करे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एडवर्टिजमेंट है, ये जिस पे यूट्यूब डायरेक्टली पैसा बनाता है। ये वैसे नहीं है कि कोई भी वीडियो अपलोड हो। हर बार तब एडवर्टिजमेंट यूट्यूब में आप प्रपोज करते हैं, यूट्यूब आपके साथ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, वो प्रपोज रिव्यू करता है, वो क्लेम करते हैं कि हम रिव्यू करते हैं ठीक से, बहुत केयरफुली, और ये सारा एक्सेप्ट हुआ। उसके इससे ज़्यादा भी और ब्लेटेंट मिस इन्फॉर्मेशन भी हमने लोड किया। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी, अगर हम अपने आम दर्शकों को बताना चाहें कि अगर हम यूट्यूब खोलते हैं तो ये जो ऐड है ये हमें किस जगह पर दिखाई पड़ेगा? अगर कोई कॉमन इंसान जैसे इंडिया में इतना ज़्यादा हमारे पास 462 मिलियन जो है यूट्यूब यूज़र्स हैं और हमारे इतने करोड़ मतदाता हैं, तो वो अगर यूट्यूब उनमें से आधा भी देख रहे हैं तो कहाँ, अगर वो खोलते हैं यूट्यूब ऐप, तो ये ऐड कहाँ डिस्प्ले होता है? तो यूट्यूब में ज़्यादातर जो ऐड हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, तब वीडियो रन करता है। कोई ऐड वो बैनर ऐड भी होते हैं, वो ऐसे ये वाला ऐड नहीं था। दूसरे ऐड भी होते हैं जो बहुत सारे लोग देखते हैं, जो वीडियो ऐड हो, जैसे वीडियो के चलने के पहले वो एक दूसरा वीडियो चलाते हैं या वीडियो के बीच में एक और वीडियो चलाते हैं। ये टेक्स्ट बेस्ड ऐड था जो वहाँ पे रन करता है, वहाँ पे यूट्यूब में जब हम देखते हैं तो उसमें टेक्स्ट आता है नीचे या ऊपर में, वहाँ पे ऐसे बैनर ऐड आता है डिफरेंट लैंग्वेज में। वहाँ पे ऑप्शन भी है कि आप अंग्रेजी में डालिए या तेलुगु में डालिए या हिंदी में डालिए या दूसरे भी किसी भी भारतीय भाषा में डालिए। हमने डाले जो लैंग्वेज अगेन वहाँ पे यूट्यूब ने वहाँ पे ऑप्शन दिए थे। और जैसे मैं बोल रहा था, ये जो ऐड वहाँ पे रन करेंगे वीडियो में, तब आप
फ़ोन पे देखें या कंप्यूटर पे देखें जी। या टीवी पे देखें, तब आप यूट्यूब ऐप से वहाँ पे कनेक्टेड हो, तो ये सब एक्सेप्ट हो गया वहाँ पे। जी, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि जिस जगह वो दिख रहे हैं तो मतदाताओं को प्रभावित करने की स्थिति में है जो वो उन हाँ एड्स जी। की प्लेसमेंट है। हुँ। यानी अगर कोई भी वोटर जो है उन्हें देख रहा है तो उससे प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, बावजूद इसके यूट्यूब इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करता है। बिल्कुल। आपने संपर्क किया जब उनसे अगर इस बारे में बताया गया, तब उनका क्या जवाब था? तो उनका जवाब था कि हमारे पास में बहुत सारे रिव्यू सिस्टम हैं। एक स्टेज ऑफ रिव्यू पहले है, हो सकता है कि बाद में भी रिव्यू हो ऐड के प्लेसमेंट के बाद में, या तब ऐड बहुत अटेंशन सीकर है। तो उन्होंने ये वहाँ पे उन्होंने हमको आंसर दिया। ये आंसर बाय द वे हमारे रिपोर्ट में छापा गया है और जी, प्रेस स्टोरीज़ में भी है, तो पूरा पूरा जो उनका जवाब पढ़ सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यूट्यूब ने बेसिकली ये इन इफेक्ट एडमिट किया कि पहला स्टेज ऑफ रिव्यू हो चुका था। ये ऐड रेडी था। हमने जैसे उस दिन के लिए लाइव किया ऐड को, तो चल जाता। हो जी, सकता है कि बाद में यूट्यूब उसको रिव्यू करके निकाले। हो सकता है कि बहुत सारे वहाँ पे लोग उसको देखें, जैसे ऐड बहुत वायरल हो जाए और जी, बहुत सारे लोग उस पे देख के वो इम्प्रेशन करें, तो हो सकता है फिर यूट्यूब करे। पर वो हो सकता था का ऑप्शन है। जी, गारंटीड रिव्यू कुछ नहीं था वहाँ पे। जी, तो एक यानी स्टेज रिव्यू क्लियर हो गया। जी, दूसरा जो पॉसिबल एडिशनल रिव्यू होता, यूट्यूब बोल रहा था कि हम हो सकता है कि वो कर पाते, करते हो ऐड सकता निकाला है। जाता, पर जी, जैसे हम जी, बोल रहे थे हमने ऐड निकाला ताकि उसका नुकसान नहीं हो। जी। पर यूट्यूब इन इफेक्ट बोल रहा था कि हो सकता है ऐड प्लेस हो, नुकसान हो जाए, फिर उसके बाद जी, ये बाद एक में हम ऐड निकालेंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि बिल्कुल, उसके पास पर तब तक अगर वो ऐड रन हो चुका होता, अगर वो ऐड यूट्यूब पे आ गया होता, तो उसके ऊपर लोगों ने क्लिक किया होता और वो जो हमारी भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी है, वो एक सेट ऑफ दर्शकों के पास पहुँच चुकी होती। बिल्कुल, यानी जो नुकसान वो जानकारी कर सकती थी, वो नुकसान हो सकता था, जिसको यूट्यूब ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप मानेंगे कि जैसे इलेक्शन पीरियड में ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, 1-2 दिन में जैसे पोल हो सकता है, लोग गलत चीज़ समझ सकते हैं। हो सकता है कि कोई फर्स्ट टाइम वोटर अपना वोट नहीं दे क्योंकि वो कुछ गलत पढ़े या कुछ और वहाँ पे खींचे। जी, ये बात है कि यहाँ पे जी, यूट्यूब का कोई आंसर नहीं है। और इस हर ऐड पे याद रखिए, जी, यूट्यूब पैसा बनाता है। ये ऐसे नहीं है कि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड हो। जी, जैसे यूट्यूब कभी-कभी बोलता है कि हर मिनट 5 दिन के वीडियो अपलोड हो जाते हैं एक साथ में, इतने सारे हुँ, हुँ, वीडियोज़ अपलोड होते हैं। ये एडवर्टाइज़मेंट, हर एडवर्टाइज़मेंट रिव्यू में जाता है यूट्यूब के मुताबिक में। और यूट्यूब ये भी बोलता है कि हर ऐड से हम पैसा लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, लगता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी तरह से डिफिशिएंट है। जी। मेरा अगला सवाल यही है कि हम बात करें लगातार हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने, उपचुनाव भी हैं कई सीटों पर। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे समझ सकते हैं कि जो गलत जानकारी है वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है? आपने फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात की। क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर जानबूझकर इस तरीके के भ्रामक ऐड दिए जाएँ? और मतलब किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है इलेक्टोरल प्रोसेस में इस तरीके की गलत जानकारी का ना होना या होना, जिससे सीधे शब्दों में कि ये गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कितना अफ़ेक्ट कर सकती है चुनावी प्रक्रिया को, इलेक्टोरल प्रोसेस को कितना अफ़ेक्ट कर पाएगी? काफ़ी कर सकता है इम्पैक्ट पूरा प्रक्रिया प्रक्रिया को। इम्पॉर्टेंट है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत जानकारी है, बहुत बहुत सारे टूल से फैला जाता है। कोई जैसे मैसेज हो, कोई जैसे ऐसा ऑनलाइन पोस्टिंग हो। पर ये बात है कि जो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है वो बहुत पावरफुल टूल है। आप पैसा दे के बहुत सारे लोग को इमीडिएटली प्रेज़ेंट कर सकते हैं। ये देखो हमारा इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव था इस स्टडी को करके, कि जिसमें डायरेक्टली लोग पैसे डाल के बहुत सारे लोग को एक साथ दिखा सकते हैं। जी। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन हो, कोई कंट्रोल हो, कोई चेक्स हो। और हमारा आंसर था कि चेक्स नहीं है। और जो इफेक्ट ये डिसइन्फॉर्मेशन का हो सकता है, बहुत अनेक अनेक तरीका के हो सकते हैं। हो सकता है कि लोग वोट नहीं करें, हो सकता है कि लोग गलत तरह से वोट करें, हो सकता है कि लोग वोट करें या इनफैक्ट दूसरी चीज़ करें। जैसे आपको पता है कभी-कभी एक्यूजेशन होता है कि इंटर कम्युनिटी टेंशन हो जाता है, दूसरे जैसे पोटेंशियल पॉलिटिकल वायलेंस भी होता है बिटवीन कैंडिडेट्स, बिटवीन कम्युनिटीज़, ये सब भी स्प्रेड हो सकता है। पर उसको छोड़िए, बेसिक चीज़ है कि ये होना नहीं चाहिए कि भारत के इलेक्शन में पैसे दे के आप झूठे एडवर्टाइजमेंट जी, कोई फॉरवर्ड प्लेटफ़ॉर्म करें। जी, कोई बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म बिना किसी जवाबदेही के किसी तरीके का विज्ञापन या कोई हाँ जी, इस तरीके की चीज़ रन कर रहा है जो कि एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं इस तरीके की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की, सबसे पहले नाम आता है निर्वाचन आयोग का। देश में आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ हाँ कंडक्ट जी, इस समय है। जब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, चुनाव आयोग इस बार शुरुआत से सीईसी जो हैं वो लगातार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, लगातार निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। पर ऐसे जो बिग टेक कंपनीज़ हैं या इस तरीके के जो बड़े मंच हैं, उनके लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना या उनसे ये पूछना कि आप क्या कर रहे हैं या उन पर नज़र रखना, निगरानी रखना, क्या आपको लगता है कि
आयोग इतना अपने आप में सक्षम है कि वो ये सब कर सकता है? आयोग के पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पावर्स हैं और उनका जो यहाँ पे स्टैचर है इंडिया में बहुत बड़ा है और वो इनफैक्ट इंटरनेशनली माना जाता है कि ऑब्वियसली इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ये लार्जेस्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, तो लोग उसको ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो असाइन करते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो हमारे संविधान के मुताबिक इस्टेब्लिश किया गया है, जिसके पास में ड्यूटी है, उनसे वो बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में 2014 जनरल इलेक्शन से जो ये टेक कंपनीज़ हैं वो निर्वाचन आयोग से रेगुलरली बात करते हैं और आयोग उनको फ़ोन कर सकता है, ईमेल कर सकता है, बुला सकता है और रेगुलेशन भी डाल सकता है। पहले तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट लीगल और रेगुलेटरी एक्शन का, जैसे आपने बोला कि इंडिया में अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस्टेब्लिश किया गया है, लागू है, इन इफेक्ट है, इस पे रेगुलेशंस है जो प्राइवेट प्लेयर्स पे भी अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट पे भी अप्लाई करता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बोला 2014 से इलेक्शन कमीशन के पास में ये कॉन्वर्सेशन पावर है। कोई भी टेक कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव उनके टीम्स को बुला सकता है और इंडीड बुला चुकी है पास्ट में। बट मेन चीज़ मैं पूछूंगा कि ये जो इशू है डिसइंफॉर्मेशन का, क्या जो टेक प्लेटफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर क्या निर्वाचन आयोग ने कोई पब्लिक से बात की है पिछले 2 साल में? पब्लिक कंसल्टेशन की है? किसी एक्सपर्ट ग्रुप या जो इंडिया में डिफरेंट संस्थाएं हैं उनसे बात की है? नहीं किया है। और ये हमारा डर है यहाँ पे। आप देखेंगे कि पहले जनरल इलेक्शन में इनफैक्ट निर्वाचन आयोग और टेक कंपनियों ने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपना क्रिएट किया, सेल्फ रेगुलेटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट। उस पर कोई कानून से कोई कनेक्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि ये वॉलंटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कंपनी इनको इम्प्लीमेंट करेगा 2019 जनरल इलेक्शन में। उसके बाद में ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट अपने आप अपेरेंटली चलता है क्या, किसी को पता नहीं है। अभी जैसे हमने ये इस्टेब्लिश किया कि ऑब्वियसली ये एडवर्टीजमेंट फिर भी खराब तरह से प्लेस हो रहे हैं, इनमें सफिशिएंट चेक्स नहीं है एटलीस्ट एक कंपनी के साथ में। कोई इंडिविजुअल जैसे कोई भी भारत का वोटर इस पर कंप्लेन कर सकता है, किसी का को पता नहीं है। मैं आपको भी पूछूंगा, आपको भी पता था कि कोई ये सेल्फ रेगुलेटरी कोड है? जवाब नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जो टेक कंपनियाँ और निर्वाचन आयोग की बातचीत हुई है, ये प्राइवेट रूम में हुई है, ये उनके पास में ऐसे डील हुआ है, इसमें कोई पब्लिक अटेंशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमने जो किया, जो हमने ये संयुक्त रिसर्च किया है, हमने उनको प्रेजेंट कर दिया, तो ईसीआई को हमने कॉपी दे दिया है। बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि हमारा ये बात है कि आयोग के पास में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, उनको सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारा व्यू था ऑब्वियसली कि ये जो फाइंडिंग है या जो इशू है, ये एक्चुअली अभी नहीं, पिछले 6 महीने से या 2 साल से इन पर कंसल्टेशन होना था। जैसे आपने बोला मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है, उसके बीच में हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और टेक कंपनीज भी बोलेंगे कि अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैं ये जवाब दूंगा, अभी भी आज या कल ये जो टेक कंपनी है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं, ये चेंजेस ला सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ये अभी हो रहा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन और थोड़ा सा पब्लिक लीडरशिप निर्वाचन आयोग से। हम होप करते हैं कि ये हो जाए। आपको क्या उनसे आयोग की तरफ से कोई जवाब मिला है इस रिपोर्ट को भेजने के बाद? अभी नहीं, तो हमको अभी जवाब तो नहीं मिला। जो एड्स आपने बताए, जो ग्लोबल विटनेस और एक्सेस नाउ ने दिए थे, वो ऐड किस तरीके के थे? क्या फॉर्मेट था उनका? क्या मतलब जब उन पर क्लिक किया जा रहा था, या वो कैसे दिख रहे थे? इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जो एड्स थे वो फॉर्म थी कि टेक्स्ट एक बैकग्राउंड पे, प्लेन बैकग्राउंड पे हमने टेक्स्ट डाला एक मैसेज का। जैसे समझो हमने बोला कि जो एज 50 के ऊपर में है उनका वोट डबल काउंट किया होगा, हमने ऐसे टेक्स्ट में डाला सिंपल बैकग्राउंड पे 10 सेकेंड वीडियो के मुताबिक। मतलब है कि वो तब आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, यूट्यूब वीडियो के शुरू होने के पहले वहाँ पे 10 सेकेंड का ये ऐसे एक वीडियो चलता, सिंपल प्लेन टेक्स्ट बैकग्राउंड, बहुत क्लियर और ऑब्वियस, ताकि लोग को पता चल जाए वहाँ पे था। और हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव था देखना कि ये जो सिंपल वीडियो टेस्ट है उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज एक प्लेन बैकग्राउंड पे डाला गया है, वो क्या यूट्यूब उसको पकड़ पाएगा? और आंसर था कि नहीं पकड़ पाया उसको। हम जब बात करें आयोग की, हम बात करें चुनाव की, क्या ऐसी संभावना आपको लगती है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, भारत में विभिन्न पार्टीज़ हैं, चुनाव में लगातार ये कहा जा रहा है कि अब तो चुनाव डिजिटली ही लड़े जाते हैं, सभी लोग सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत प्रभावी हैं, क्या ऐसी संभावना है कि इस तरीके के लूप होल्स जो बड़ी टेक कंपनियों की तरफ से हैं, इनका फ़ायदा उठाया जा सके? और ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो उस इलेक्टोरल प्रोसेस के खंडित होने के लिए, जो इंटीग्रिटी है भारत की डेमोक्रेसी के लिए इन चुनावों की, क्या उस पर कोई असर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली अपने आप चाहे तो एक्सप्लॉइट कर सकती है, इसलिए हमको ये इंपॉर्टेंट था। और हमने ये भी बहुत केयरफुली रिसर्च किया था कि हमने टेक्स्ट डाला नहीं ताकि लोग ऐसे डुप्लीकेट नहीं कर पाए। पर हमको हमारे मुताबिक क्लियर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सप्लॉइट करना चाहे तो कर सकती है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, जो यहाँ पे निर्वाचन आयोग का कोड है और जो अभी रेगुलेशन लागू हैं, वो कैंडिडेट्स पे लागू हैं इन टर्म्स ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट वो अपलोड कर सकते हैं। वो बोलते हैं जैसे कैंडिडेट सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करें तो उन एडवर्टाइजमेंट का
वो प्री सिलेक्शन होना चाहिए। पर हमारे ये प्रॉब्लम है, ये लूपहोल है कानून में, ये यहाँ पे कमी है कि जो सरोगेट एडवर्टाइजिंग हो या जो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट के सपोर्टर्स हों जो वो प्लेस करें, उस पर वो इफेक्ट नहीं होगा। और आप हमको पता है पिछले 10 साल से ये जो गैप है हमारे कानून में, सबको पता है कि इसको एड्रेस करना चाहिए। पर हमने जो देखा है कि अब कोई एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली पेश कर सकता है। जैसे हमने क्या, हम एक संस्था था, हमने संस्था के मुताबिक वहाँ पे एडवर्टीजमेंट डाला सिस्टम में, और डिस्पाइट द फैक्ट कि एक इलेक्शन आ रहा है और हो सकता है कि इसका मिसयूज़ हो, यूट्यूब ने एक्सेप्ट किया। तो अभी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, उनके जैसे सरोगेट मतलब इंडिविजुअल वॉलंटियर या मोबिलाइज़र या सोशल मीडिया एक्सपर्ट या जो जैसे आईटी या सोशल मीडिया सेल्स हैं, वो बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इसलिए हमारा ये कंसर्न है कि जो यूट्यूब ने आंसर दिया कि नहीं, एक रिव्यू हो गया, हो सकता है बाद में एक और रिव्यू हो जाए, वो इतना सफिशिएंट नहीं है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरे चुनाव में यूट्यूब इसमें और करता है। जैसे ग्लोबल विटनेस ने तब ये सेम टेस्ट यूएस इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में किया, वहाँ पे ज़्यादातर एड्स कैच हो गए, रन नहीं किए गए। यहाँ पे इनफैक्ट ऐड चल जाते, और ये देख सकते हैं कि जो यूएस में इन्वेस्टमेंट और एफर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और हमने उसके लिए भी टेस्ट किया कि इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु, सिर्फ हिंदी या तेलुगु में नहीं डाला, फिर भी सारे एड्स एक्सेप्ट हो गए। जी, यानी कि कहीं न कहीं कंपनियाँ अपनी तरफ से लापरवाही बरत रही हैं। अमेरिका में इस चीज़ के लिए हमारे पास रूल्स हैं, पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है, और जिसके चलते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फ़ायदा उठा सकती है, या हो सकता है हमें जानकारी ना हो, ऐसा हुआ भी हो अभी तक। बिल्कुल, इनफैक्ट आप ये भी मान सकते हैं कि 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले तो हो सकता है कि इन कंपनियों पे ज़्यादातर प्रेशर नहीं है, इसलिए प्रेशर और होना चाहिए कि वो और कर पाएँ, इस पे और टेस्ट करें और टाइट सिस्टम डालें, वो वहाँ पे नहीं है। इसलिए हो सकता है ये रिज़ल्ट आया हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो ये कैंडिडेट्स यहाँ पे मिसयूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक्टिव इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, पकड़ने के लिए, इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, एजुकेशन के लिए। वो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे अभी। जी। क्या आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग खुद में उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद है कि जिससे वो निगरानी रख सकता है इस तरीके के प्लेटफ़ॉर्म्स पर? बिल्कुल, मैं जैसे मैंने बोला पहले, तो उनके पास में ऑब्वियसली डायरेक्ट पावर्स हैं कि लोग को बुलाना, लोग को पूछना कि करें ना करें। हो सकता है कि कभी-कभी वो उनको जैसे लीगल जी, ऑर्डर। मेरे कहने का अर्थ है कि बुलाना तो दोबारा से बात आती है, क्या उनकी नज़र में आ रहा है? क्या वो इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं? जैसे आपने एक्सेस नाउ ने, ग्लोबल विटनेस ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए यूट्यूब पर केवल ये प्रयोग किया, पर क्या आपको लगता है कि भारत में, क्योंकि निर्वाचन आयोग ही वो संस्था है जो इस तरीके की चीज़ों पर नज़र रखती है, तो क्या वो इतने सक्षम है डिजिटली, या वहाँ पर इतने इस तरीके की विशेषज्ञता रखने वाले लोग, इतनी एक्सपर्टीज़ रखने वाले लोग मौजूद हैं जो इस तरीके की कवायदों पे या इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं उन पे नज़र रख सकते हैं? मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि निर्वाचन आयोग के पास में ऑब्वियसली बहुत सारा एक्सपर्टीज़ तो बिल्कुल है। मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कि क्या आप दूसरे लोग एक्सपर्ट से बात कर रहे हो या पब्लिकली भी दिखा रहे हो कि आप कुछ कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला है कि इस मामले पे निर्वाचन आयोग ने कोई पब्लिक वर्कशॉप, मीटिंग या कंसल्टेशन नहीं बुलाया है। इनफैक्ट पिछले जनरल इलेक्शन में उन्होंने बुलाया है, पब्लिक मीटिंग भी किए हैं, वो भी किया कि कभी-कभी टेक कंपनी या इंडस्ट्री की जैसे संस्थाएँ उनसे डायरेक्टली बात किया हो, पर एटलीस्ट वो कुछ किया हो पब्लिकली। अभी हमारे मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन हमको पता हो, आपके व्यूअर्स को पता हो, हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईसीआई ने किसी इस चीज़ पे इस मामले को सीरियसली लिया है। और मैं ये बोल रहा हूँ, मामला सीरियस हो तो जो संस्था है वो पब्लिकली स्टेटमेंट करता है इलेक्शन कमिश्नर से, एक्सपर्ट्स को बुलाता है, एक्सपर्ट्स को भी बोलता है कि आप अपना जो रिसर्च हो आप हमको भेज सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा नहीं है, और हमारे विचार में वो वीकनेस तो बिल्कुल है यहाँ पे। निर्वाचन आयोग को इस पे पहले काम शुरू करना चाहिए। अभी भी उनको पब्लिकली बोलना चाहिए कि जो हमारे पोल्स के पूरे पीरियड है, अगले दो महीने होने चाहिए, इसके बीच में आप हमको ये इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं कि टेक प्लेटफॉर्म जहाँ इन्फोर्समेंट का ख़राब हो रहा है या डिफिशेंट हो। मेरा ये विचार है कि ईसीआई को पब्लिकली बोलना चाहिए कि जो टेक कंपनी इन्फोर्समेंट एक्शंस कर रहे हो, उनमें कोई डिफिशिएंसी हो, उनमें कोई भी और फेलियर्स हो, आप हमको आके बताइए। उन्होंने अभी ये पब्लिकली नहीं बोला है, और ये नहीं बोलने से बहुत ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि दिल्ली में निर्वाचन आयोग और जो उनके ऑफिसेज हैं पूरे भारत में, वो इसको मामले को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इशू नहीं है उनके लिए। आप लोगों ने, ग्लोबल विटनेस ने और एक्सेस नाउ ने मिलकर ये रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के अंत में कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए गए हैं। उन रिकमेंडेशंस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और बताइए कि क्या और कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं चुनावों में और जनरली भी मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन से बचने के लिए। जो ये अभी हमारे चुनाव के पीरियड में जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो रहे हों, जो विज्ञापन को
कलेक्ट कर रहे हैं उन पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस पे क्लियर हमको रिपोर्ट चाहिए टेक कंपनियों से। और इस पे भी ईसीआई को ये पब्लिश करना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि वो क्या कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे स्टेटस है सिचुएशन का। ये दूसरा वहाँ पे हमने एक रिकमेंडेशन क्लियरली बोला है कि जो यहाँ पे फैक्ट चेकर्स हो और पत्रकार हो, जर्नलिस्ट एसोसिएशंस वगैरह और भी जो काम कर रहे हैं फैक्ट चेकिंग पे, उनको सपोर्ट देना चाहिए और उनमें इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहिए ताकि वो और यहाँ पे कर पाए। और सबसे ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पे ये विज्ञापन या दूसरा भी कंटेंट पोस्ट हो जाए, उन पे जो जैसे बोलते हैं कंटेंट मॉडरेशन, उन पे एबिलिटी के पता होना चाहिए कि क्या निकालना चाहिए, क्या रहना चाहिए। उसके इंग्लिश के बजाय दूसरे भारतीय भाषाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हिंदी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो या तमिल हो, उन सब में यहाँ पे ये कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए। अभी लगता है कि ज़्यादातर कैपेबिलिटीज़ सिर्फ इंग्लिश में हैं और वो भी वहाँ पर ज़्यादातर इन्फोर्स नहीं हो रहे हो। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे यही है कि बतौर एक नागरिक के हम कैसे इस तरीके की जानकारियों के प्रति जागरूक रह सकते हैं, या आपस में ही अगर हम एक दूसरे को कैसे, हम लोग एक बतौर मीडिया मंच, हम कैसे नागरिकों को बता सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ों के प्रति भी वो एक निगाह बनाए रखें कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि चुनाव के पीरियड के दौरान जो लोग देख रहे हैं उन पे केयरफुली ये नज़र रखें कि क्या ये पहले तो वीडियो कंटेंट डायरेक्ट है या कोई एडवर्टाइजमेंट प्लेस हो रहा है, या एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन हो और किसने वहाँ पे पब्लिश किया हो। आप जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं अभी चुनाव के पीरियड में, ये कभी कभी थोड़ा सा स्केप्टिकल होना इम्पॉर्टेंट है इस पीरियड में। और ये में इम्पॉर्टेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि कौन उसको पोस्ट कर रहा हो या जैसे एडवर्टाइजमेंट को वहाँ पे कमीशन कर रहा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पे देखिए कोई ड्रामेटिक क्लेम्स कर रहे हो, जैसे कि जो वोटिंग एज चेंज हो जाए या ऐसी चीज़, आप जाके उसको फैक्ट चेक कीजिए। आप पहले तो ऑब्वियसली पत्रकार के जो पब्लिकेशंस है द वायर या दूसरे लोग को जाके चेक कीजिए। फैक्ट चेकिंग ग्रुप्स जो वहाँ पे डेडिकेटेडली ये पोस्ट कर रहे हो उन पे चेक चेक कीजिए वहाँ पे जो जो हो रहा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म में देखिए वो कहीं और भी डुप्लिकेट हो रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है, कहाँ से ये हो रहा है। और इसमें जो ये रिपोर्ट्स हैं, यह हम सिर्फ संस्था नहीं है जो यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि दूसरे संस्था भी पब्लिश कर चुके हैं कि कौन ये विज्ञापन कमीशन कर रहा हो, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कर रहे हैं। इन पे ये केयरफुली ये नज़र रखिए और आप पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछिए आप क्या पोस्ट कर रहे हो। अल्टीमेटली ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना पैसा, अपना रिसोर्सेज पे खर्च कर रहे हैं। आप पूछ सकते हैं उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या इस पे जैसे पॉलिसी हो, कौन ये कर रहा है, ये प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। कभी-कभी भारत में हम ये प्रश्न ज़्यादातर पूछते नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से कि आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये पूछेंगे तो थोड़ा-सा उन पे प्रेशर होगा, नहीं पूछेंगे तो कोई यहाँ पे उनका वो जवाब देंगे जवाब अपनी नहीं आएगा। मनमानी। जी। सर आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यानी कि आप लोगों ने समझा कि नागरिकों के बतौर भी आपको जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी बहुत सारी जानकारी है जिस पर निगाह रखनी पड़ेगी। इस बारे में हमारे साथ और बातचीत करने के लिए हम पहुंचे ग्लोबल विटनेस के हेनरी पैक के पास। उनके साथ हुई बातचीत आप एपिसोड के अगले भाग में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे रमनजीत सीमा से, अब हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल विटनेस से हेनरी पैक। वेलकम हेनरी, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज दैट व्हाट वाज द नेचर ऑफ एड्स यू हैव गिवन टू यूट्यूब? Thanks, man. Actually, we submitted a variety of ads, 16 different ads in 3 different languages, English, Hindi, and Telugu. And the ad content contained false information, including changes to the voting age from 18 to 21, false information about no longer requiring an ID to vote, and false information about, for example, EVMs, electronic voting machines, being rigged, and so the outcome was predetermined. So, what the Google has told you guys that they say that they would have reviewed it, so it was accepted and it was reviewed, but they say they may have reviewed it later. But do you think is it the way to approve political ads in a country where we are just very near to the general elections? I think it's difficult to say we can review an ad at any point and therefore we're not at fault here, because of course they reserve the right to remove an ad or a piece of content down the line if the context changes or if circumstances differ. But once the ad has passed that initial review phase and can be published, the damage can be done quickly. You know, they have this extensive advertising infrastructure that allows advertisers to reach users
very quickly. And so once approved through that initial hurdle, damage can be done quickly. So has Access Now or Global Witness has done any kind of similar investigation in any other countries, and what was your experience with that, if any? Yeah, so Global Witness has done similar studies in the past looking at election disinformation, specifically in Brazil and in the USA in 2022. In both instances, it was ahead of elections in those countries. In the USA, the tests were carried out in English and Spanish, and YouTube detected 100% of the ads and suspended the channels that we used to submit them. So clearly there they were able to uphold their content review policies and restrict content. Whereas in Brazil, at the same similar time, very similar content, the ads were in Portuguese and YouTube failed to detect any of them. They approved 100% for publication in that instance. So do you think the YouTube or Google have ad policies in place, but these are not being implemented correctly, or there's no policy at all? No, they have policies in place, and the policies themselves aren't the subject of the report, but they're not bad. You know, they're pretty decent. The issue is more that they're not being enforced, so they're little more than lip service in this instance. If we talk about India has this particular body called Election Commission, and in the recent days, it has been swearing off level playing field between the parties and the national players who are going to be in the general elections. But if we talk about if they are talking to YouTube or the big techs, there's no rules. Do you have any say about that? Yeah, I haven't heard the latest on the Electoral Commission's announcements in the last couple of days regarding those rules you mentioned. However, I think it is imperative for big tech companies to assume responsibility for the content that goes out on their platforms. They are responsible for a huge amount of information and influence, and in such a critical time ahead of a major election in India and in dozens of countries around the world this year, it's incumbent on them to get it right and to not allow the spread of harmful disinformation on their platforms. What do you suggest? What role can government play? I think responsible regulation can be helpful, but this obviously involves uh, fully including stakeholders across the spectrum, including civil society, and being very careful not to restrict human rights and freedom of expression. I think government shouldn't enforce undue influence on the companies to promote or demote partisan content that should remain distant from them in terms of any political content on the sites themselves, but that the platforms operating across countries need to do more, need to follow the lead of the Digital Services Act in Europe and mitigate those risks that take place in other countries around the world and other regions. As a person who has been working for digital rights for a long time, what do you suggest to the users, to the citizens, that how should they avoid disinformation in form of ads? I think users can use their critical thinking to check the information that's out there against more credible sources, to verify against multiple publications or official sources and repositories. They can assess the originator of the post. They can look out for misleading signs, and they can do more to turn to fact-checking organizations, of which there are a number in India, and just be wary of information that seems too good to be true or too shocking because it might just be that. Yeah. One last question. So, in the Access Now Global Witness report, there are recommendations. Can you share those with our audience? Yeah, so some of the recommendations are building in human rights by design into how platforms operate, and that's with all of their content and data choices.
there's things like including more civil society stakeholders in ongoing conversations around how such content is dealt with and used. And then there's also things to do with transparency in terms of the ads that are hosted on these sites, offering full, transparent, and accessible ad archives and repositories, and keeping this an evolving, ongoing evaluative process to make sure that they're not prioritizing profit over people, but people over profit. So really investing in trust and safety teams and putting in a bit of necessary friction into the review process so that they can do their due diligence. Hopefully they do that. Thank you for connecting with us. Thank you. Thank you, Meenakshi. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।